बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम के शुरू में आपको एक खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में ISPR ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि अदालत के फैसले की रोशनी में 9 मई में मुलव्विस 60 मुल्ज़िमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फरहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए ये सजाएं सुनाई हैं। सजा पाने वाले 60 मुजरमान में 9 मई को जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, मियाँ आबाद जो फारूक हैं उन्हें 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई और इसके साथ साथ जिना हाउस हमले में मुलव्विस ब्रिगेडियर रिटायर्ड जवेद अकरम वल्द चौधरी मोहम्मद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्ज़िमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुतल्लका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं, जैसा कि आइन और कानून में जमानत दी गई है। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल आया वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि पाकिस्तान की आम जो अवाम है, इसका केस पाकिस्तान की फौजी अदालतों में नहीं चल सकता। माजी के अंदर जो केसेस फौजी अदालतों में गए, आपको याद होगा कि APS जो हमला था उसके बाद फौजी अदालतों का क़याम, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कहीं पर इसकी हमायत करती रही है, उसकी बुनियादी वजह दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाना था। पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो इतना बोगस है, इतना कमज़ोर है, इतना कंट्रोल्ड है कि उस वक्त ये सवाल उठाया जाता रहा कि जिन दहशत गर्दों को आप पकड़ते हैं, प्रोसिक्यूशन चूंकि तैयारी करके नहीं जाती और जो शवाहिद अदालतों में पेश किए जाते हैं उसकी बुनियाद पर दहशत गर्द बच निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि आम शहरी जिनके ऊपर इल्ज़ाम था, जिन्होंने एहतजाज किया, और उसके बाद आप इनका केस किसी फौजी अदालत में कैसे चला सकते हैं। फिर ये भी बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सवाल कर रही है जिसका जवाब हुकूमत ने नहीं दिया, और हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि इन सज़ाओं में लंबी सज़ाएं नहीं होंगी, बल्कि देखा जाएगा कि जो जुर्म है उसकी नौयत क्या है। आम शहरी का केस पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतों में इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ये आम शहरी फ़ौज से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और फ़ौज के जो अपने केसेस हैं, यानी फ़ौजियों के ऊपर सिर्फ मिलिट्री कोर्ट के कवानीन लागू हो सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है जी कि कवानीन के मुताबिक, तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि ये कवानीन आम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, जिसे इस ISPR की जो एक तरह से उन्होंने एक एलामिया जारी किया, इसके अंदर आपको ये तमाम डिटेल्स मिलेंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब का इस पर रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी समझते हैं। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए जो बावर्दी या रिटायर्ड हों। 9 मई में सजा याफ्ता लोगों के लिए अपीलें दायर करेंगे। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जी कोई उम्मीद नहीं है कि वो जब ये कहते हैं ना कि हम अपीलें दायर करेंगे। मसला यहाँ पर यह है कि इन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जितने लोग पकड़े गए या इस वक्त जो अदालतों में, इनके केसेस की पैरवी नहीं करते। आम आदमी तो, वर्कर तो जी बहुत दूर की बात है। शाह महमूद कुरैशी साहब मुसलसल ये कहते हुए नजर आए कि जनाब हम भी पढ़े हैं, हमारे से भी बात मशवरा कर लिया करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो आपको बाहर नजर आएगी वो कभी भी इन लोगों से मिलने नहीं गई। व्यूअर्स, इसकी सबसे बड़ी दलील मैं आपके सामने रख देता हूं। कितनी ऐसी वीडियोस हैं या कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर आकर शाह महमूद कुरैशी को कोट करके कहा हो कि आज हमारी शाह साहब से बात हुई, आज हमारी यास्मीन राशि साहिबा से बात हुई, आज हमारी गवर्नर जो साबिक थे चीमा साहब उनसे बात हुई, एजाज चौधरी से बात हुई, महमूद रशीद साहब से बात हुई। कोई आपको ये आकर नहीं बताएगा। तो अगर ये इन लोगों के केसेस जो हैं वो सही तरह नहीं लड़ रही, अपनी मदद आपके तहत केसेस लड़े, तो आम आदमी के केस को लड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तनाजुर में देखिएगा कि अपील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दायर करेगी या नहीं करेगी। ये तनकीद बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आम आदमी आपकी ताकत है जो आज आपके हक में नारा लगाकर, इमरान खान के हक में नारा लगाकर आज जेल में सज़ा जो उसे सुनाई गई है, उसके लिए अपील और उसका केसेस लड़ना आपके ऊपर फ़र्ज था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को तनहा छोड़कर, उनकी पॉलिसी रही है, क्यों रही है? क्योंकि बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद इमरान खान के केसेस का सही तरह से दिफा नहीं कर सके,
वो बाकी लोगों का केसेस का दिफा नहीं कर सकते, तो आम वर्कर के केस का किस तरह से दिफा करेंगे। तो बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी कि हम अपील दायर करेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि कितनी अपीलें जो हैं वो दायर होती हैं। जितनी अपीलें भी दायर होंगी, याद रखिएगा ये लोग अपनी मदद आपके तहत, वकील भी और अपील भी दोनों जो है इन्होंने इस प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। पहले भी किया, अब भी आपको ऐसे ही होता हुआ नजर आएगा। अभी इससे पहले यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल आया, बरतानिया का भी रद्द-ए-अमल आया, अमेरिका ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर तशवीश का इजहार किया और इसके बावजूद आज फिर 60 मुल्ज़िमान को सजाएं जो सुनाई गई हैं। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत वक्त जो है, जो एक कमज़ोर, कठपुतली, प्रॉक्सी हुकूमत है, इसमें बैठे हुए बीरबल ये कहते हैं कि बाहर बैठे हुए लोग मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। अमेरिका के अंदर अगर रिचर्ड ग्रेनल गुफ्तगू कर रहा है तो ये कैंपेन की वजह नहीं है। आज उसने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए बहुत अहम स्टेटमेंट जारी की है, उस पर मैं आगे चलकर बात करता हूं और तफसील आपको बताऊंगा। ये कैंपेन का नतीजा नहीं है, बल्कि आप रिचर्ड ग्रेनल को जो है वो तंग कर रहे थे, बार बार उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, तो उसने जवाब दिया कि भाई मुझे आपने बैरिस्टर गौहर नहीं समझना, मुझे आपने शेख वकास अकरम नहीं समझना, मुझे आपने कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जोड़ना, हम आपको इसका जवाब देंगे। और अब वो आपको जवाब दे रहे हैं। वो जो अमेरिका से जवाब आया है और रिचर्ड ग्रेनल ने जो सवाल किया है एम्बेसी से और हमारे सफ़ीर से जो सवाल किया गया, इस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका और अदालत ने तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। बुशरा बीबी और इमरान खान को अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है और इंशाल्लाह पाकिस्तान 2024 के लिए जिस तरह से एक मुश्किल साल था, इसी तरह हमारी अब कोशिश होगी कि 2025 में पाकिस्तान की आवाम को हकीकी आज़ादी मिल जाए। मुझे पैगाम मिला, खान साहब ये कहते हैं कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वो सबसे पहले ये खबर मैंने आपको इसी प्लेटफॉर्म पर दी, अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं, कि खान साहब के सामने ये ऑफर रखी गई। कुछ लोग खान साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, बनी गाला में आपको हम भेज देते हैं, आपकी पार्टी को बाकायदा तौर पर स्पेस दी जाएगी, लेकिन माइनस इमरान खान ये पार्टी हम चलाने के लिए तैयार हैं। अगर आप देखें ना, गौर करें, ये कोशिश भी पाकिस्तान के अंदर ताकतों की रही कि माइनस इमरान खान जो मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने एक जमात को दिया उसे इस्तेमाल किया जाए। आप इमरान खान को माइनस करके उस मैंडेट के ऊपर, यानी एक भरम भी रह जाएगा कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हम जी पूरी स्पेस दे रहे हैं, वो मैदान में मौजूद है, हुकूमत पे मौजूद है, मिनिस्ट्रीज लेकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं। और ये कोशिश इनकी थी और इन्होंने कुछ लोगों को तैयार भी किया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उनको तैयार करने की कोशिश की, मुंह की खाई। असद उमर को तैयार करने की कोशिश की, पार्टी से निकाल दिया गया और पार्टी छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के बगैर इनको नहीं मानती। और फिर दीगर लोगों को भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए बाकायदा तैयारी करके दी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बना दी गई, कामयाब नहीं हुए। और वो जो केपी के अंदर जो आपके परवेज खटक साहब हैं, उन्हें भी तैयार किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाकर दी गई, वो भी कामयाब नहीं हुए। तो ये प्लान तो पहले का था और अब क्योंकि चीजें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो उन्होंने ये टेबल पर बाकायदा बरमला कह दिया कि खान साहब हम आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, आप जाकर अल्लाह अल्लाह करें और आपकी पार्टी को हम संभालेंगे। ये बहुत सारे लोगों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ख्वाहिश थी। और जो कुछ इस वक्त बाहर हो रहा है, और ये आपको पता लग जाएगा व्यूअर्स, इनकी बयानात, इनके इमरान खान के लिए कोशिशें करना, इमरान खान की गुफ्तगू को माइनस करके बाहर आकर एक नई गुफ्तगू अवाम के सामने रखना, ये तमाम इंडिकेटर्स हैं कि पार्टी में वो लोग जो आज़ाद फिर रहे हैं ना, जो कभी अपनी जुल्फों को बनाते हुए आपको नजर आएंगे, कभी कुछ ऐसे लोग हैं जो धरने में जाते तो ज़रूर हैं, एहतजाज में ज़रूर जाते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए जहाज़ चलता है पेशावर से और वो इस्लामाबाद में लैंड करता है, जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं दिन में 4-4 मरतबा। इन तमाम लोगों की कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि हम इमरान खान और इमरान खान के इस पॉलिटिकल कैपिटल को इस्तेमाल करें, ताकतों के साथ हाथ मिलाएं और फिर इस मुल्क के अंदर हम हुकूमत करेंगे। आवाम के सामने हम
सुरखरू होंगे कि देखो इमरान खान के लिए जो पार्टी है वो कोशिशें कर रही है। और खान साहब ये कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूंगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूंगा, हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊंगा। आपको भी याद होगा कि ये भी बाकायदा तौर पे ऑफर मौजूद थी कि इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा की इसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत है तो इन्हें डिफरेंट किस्म का प्रोटोकॉल मिलेगा। याद रखिएगा कि ये भी चीज़ जहाँ पे डिस्कस की गई तो इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वहाँ पर जो पहरा है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को होगा, और वो जो जेल इंतज़ामिया जिस तरह से आपको डयाला जेल में नज़र आती है, महकूम और जिस तरह से उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, वैसा ही एक मंजर हमारे सामने होना था पेशावर की किसी जेल का। खान साहब ये भी कहते हैं कि अपनी कौम से कहता हूं कि आपने घबराना नहीं, आपका कप्तान डटा हुआ है। मैं अपने समंदर पार पाकिस्तानियों से कहूंगा कि तरसीलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम में शामिल हों। अभी हमारे मुतालबात के हवाले से कमेटी ही खेला जा रहा है, तो हम अगर मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज आए तो तरसीलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम रोक दी जाएगी। ये हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक एहतजाज है। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो मुल्क में सरमायाकारी आती और मईशत संभल जाती, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सरमायादार अपना सरमाया निकाल रहा है, कारखाने बंद किए जा रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट में 9 मई से मुतल्लिक अपनी मर्जी के ट्रायल किए गए। ओपन कोर्ट में ट्रायल चलाए जाते तो 9 मई की वीडियो फुटेज आपको देना पड़ती। इमरान खान ने इससे पहले भी आपको याद होगा कहा कि अगर आप फुटेज है तो उसको लेकर आएँ। कैंट की हदूद में जब लोग दाखिल हो रहे थे तो इनको रोका क्यों नहीं गया? वो कौन लोग थे, कहाँ से आए और किसने इनको अंदर जाने से नहीं रोका और वो आगे बढ़ते गए? फिर 18 मार्च 2023 को मेरे ऊपर जुडिशल कमीशन इस्लामाबाद में हमले की वीडियो का रिकॉर्ड जो है वो दानिस्ता तौर पर गायब किया गया। शफाफ ट्रायल शहरियों का बुनियादी आइनी हक है। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने से शहरियों के बुनियादी हकूक सल्ब हुए और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की शदीद सुबकी हुई। आईनी अदालत इसलिए बनाई गई ताकि काजी फायद ईसा की तरह ही उनसे काम लिया जा सके। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दों से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने में लगे रहे तो सरहदों की हिफाजत कौन करेगा, तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, और अपनी पॉलिसी का आपको दोबारा जायज़ा लेना होगा। खान साहब ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान पर 2 दफ़ा बमबारी की गई। पहले दावा किया गया था कि महाजरीन को ज़बरदस्ती वापस भेजने से दहशतगर्दी कम होगी, मगर इस तरीक़ेकार से नफरत मजीद बढ़ी जो इलाकाई अमन और अमान के लिए नुकसानदेह साबित हुई, और ये ठीक नहीं है। बिलावल जब वज़ीर ख़ारजा बना तो एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गया, जो कि एक तरजीह होना चाहिए थी। और खान साहब ये भी कहते हैं कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका का इनखला हुआ तो जनरल बाजवा को मैंने ये कहा कि आप IASA चीफ को क्यों बदलना चाहते हैं? एक कॉन्टिन्यूटी है पॉलिसीज़ की, लेकिन जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन को देख रहे थे। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि जनरल फैज़ को तब्दील करने का बुनियादी मकसद ये था कि जो इनके मुखालफिन थे, मरियम, नवाज शरीफ, ये सब क्या कर रहे थे? जनरल फैज़ का नाम लेकर पॉलिटिकल तनकीद करते, आपको याद होगा, और उसे इमरान खान के साथ जोड़ते कि देखें ये मामला जो हैं वो इमरान खान अपने लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने अपने मुखालफिन को ख़त्म करने के लिए जनरल फैज़ का जो है वो सहारा लिया। जनरल बाजवा ऑब्वियसली जब आप किसी से डील करते हैं तो उनके मुतालबात भी मानने पड़ते हैं, और उनको मालूम था कि अगर जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना दिया गया तो फिर मुखालफिन भी नहीं बचेंगे, और मेरी जो एक्सटेंशन का ख्वाब है शायद ये भी पूरा ना हो सके, और ये ख्वाब नवाज शरीफ साहब पूरा कर सकते हैं। इसीलिए वो लंदन में मलिक अहमद खान के ज़रिए लॉबिंग करते रहे। तो ये तमाम चीज़ें इमरान खान ने इससे पहले भी कही, और जनरल बाजवा का IASA चीफ को हटाने का जो बुनियादी मकसद था उसके पीछे ये तमाम अवामिल जो हैं वो कार फरमा थे। खान साहब ये भी कहते हैं कि तोसी के मंसूबे के लिए ये सब कुछ जनरल बाजवा कर रहे थे, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अलीमा खान की जी गुफ्तगू क्या हुई है मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान ने हाउस अरेस्ट में जाने से इनकार कर दिया। अलीमा खान ये भी कहती हैं कि इमरान खान ने कहा कि सब सियासी कैदियों को रिहा करें, मैं अगर जाऊँगा तो मुकम्मल रिहाई में जेल जाऊँगा, हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊँगा। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स के हवाले से खान साहब ने आज बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की, और वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान की मौशी तरक्की जुड़ी हुई है। ऐसी कार्रवाइयों से अमन तबाह होगा जिससे नुकसान पाकिस्तान का होगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि हमारे 2 जायज़ मुतालबात हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए,
اور خان صاحب آپ یہ مطالبہ تو کر رہے ہیں علیمہ بی بی نے جو بتایا، لیکن اس مطالبے کو اوبویسلی پورا اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں سینئر جج اگر جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب اگر بیٹھ گئے تو پھر یہ حکومت جو ہے اس کے خلاف ایک چارج شیٹ آئے گی، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے خلاف چارج شیٹ آئے گی. اسی لیے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے انہیں اس پوری ریس سے دور کیا. دوسری چیز، علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے. جب تک ان مطالبات پر سنجیدگی سے پیش رفت نہیں ہوتی، اوورسیز پاکستانیوں کو دی گئی کال واپس نہیں لی جائے گی. فیصل چودھری نے بھی اس کے بعد یہ گفتگو کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز گروپ مذاکرات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. مذاکراتی کمیٹی کے باعزت لوگ ہیں، انہیں روکنا ان کی توہین ہے. جب مذاکرات کا سلسلہ چل پڑا ہے تو رکاوٹیں کھڑی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو ملاقات سے روکنے پر ہم احتجاج کرتے ہیں. فیصل چودھری نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور کے سوا کسی کو تاحال ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. تمام رہنماؤں کو ابھی جیل میں داخلے سے روکا گیا. کمیٹی کی ملاقات جب طے ہے تو انہیں روکنا ان کی تذلیل ہے. حکومت میں شامل کچھ لوگ مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے ویورز یاد رکھنی ہے کہ اگر کمیٹی کے لوگوں کی ملاقات عمران خان سے ہوتی ہے اور کسی ایک لیول پر جا کر یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان مریم نواز اینڈ کمپنی کو ہوگا. چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر مان جاتی ہے، مطالبات رکھے گئے ان کے سامنے، تو پھر یہ حکومت جو اس وقت مسلط کی گئی ہے پاکستان کی عوام پر، پھر اس کا کیا مقصد رہ جائے گا. اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی ملاقات کا یہ معاملہ ہے. عرفان صدیقی صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے ملاقات کی سہولت کاری کریں گے. صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ، علامہ ناصر عباس ہیں جی، عمر ایوب ہیں، علی امین گنڈا پور ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے. مذاکراتی کمیٹی دوپہر 2 بجے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے آئی اور مذاکراتی کمیٹی نے مذاکرات کے پہلے دور پر بریفنگ دینی تھی خان صاحب کو، جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی. اطلاعات کے مطابق ویورز، پہلے مذاکراتی ٹیم کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد انہیں عمران خان سے ملنے دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی میں عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، صاحبزادہ حامد رضا، حامد علی خان اور علامہ ناصر عباس شامل ہیں، اور عمران خان نے صاحبزادہ حامد رضا کو ترجمان مقرر کیا. سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر بھی اڈیالہ جیل پہنچے اور علی امین گنڈا پور کے علاوہ تاحال کسی کو جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان گیٹ نمبر 5 کے باہر موجود تھے لیکن انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا. حامد رضا نے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی، قانونی اور عدالتی طریقے سے خان صاحب رہا ہوں گے. وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اسیروں کو رہا کیا جائے. ہماری کمیٹی سیاسی انتقام کو روکنے پر بات کرے گی. خان صاحب نے افغانستان سٹرائکس کی مذمت کی اور عمران خان نے بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے کا کہا ہے. حکومت کا جی اس کے اوپر ایک رد عمل بھی آیا. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات میں ان باتوں تک پہنچا جا سکتا ہے جس میں دونوں فریقین کے لیے آسانی ہو. سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن ریاست اور ریاستی مفادات پر اتفاق رائے ہونا بہت ہی ضروری ہے. نہ انہوں نے ہماری ہر بات کو تسلیم کرنا ہے اور نہ ہی ہم ان کی ہر بات کو تسلیم کریں گے. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے رانا صاحب کا جی ایک ریاکشن بھی آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے مطالبات بلیک اینڈ وائٹ میں آئیں گے تو ہم اس کا طریقہ کار بھی پوچھیں گے اور پھر ہم لکھ کر انہیں اس کا جواب دیں گے. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات سامنے آئیں گے تو مذاکرات مکمل ہونے کے وقت کا آپ کو اندازہ ہوگا اور میرا خیال ہے کہ 2 جنوری کو پی ٹی آئی کا چارٹر آف ڈیمانڈ آ جائے گا. محبوب صاحب، آپ کو جو امریکہ میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور خواجہ آصف نے اپنے پاؤں پر کس طرح کلہاڑی ماری، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خواجہ آصف نے جی ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں وہ عمران خان کی نجات کے لیے پاکستان کے مفادات کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں. ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور وہ میڈیا میں تواتر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی اثاثہ ہیں جس کے ذریعے وہ واحد مسلمان ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ سرنگو کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کے لیے مغربی دنیا میں جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں ان پہ واضح طور پر ایک جواب آنا چاہیے کہ ہم پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور ہماری اول اور آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے. اس پر جی امریکہ اور برطانیہ سے رد عمل آ گیا ہے اور خواجہ آصف نے خارجہ پالیسی کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. رچرڈ گرینل نے
ट्वीट में कहा कि वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सफारतखाना और सफ़ीर रिजवान शेख के पास कुछ वजाहतें हैं या उन्हें वजाहतें देना होंगी। वज़ीर दिफा की तरफ से धमकियां और ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के बारे में पागलपन की बातें की गई जो कि गैर ज़रूरी है। इस बात का जायज़ा लिया जाए कि अमरीकी टेस्ट दहिंदा पाकिस्तान को क्या इमदाद फराहम कर रहा है। इस ट्वीट में उन्होंने यूएसएड और IMF का भी जो है वो जिक्र किया और फिर इसके हवाले से और भी यानी ये जो शहरी रहमान साहिबा हैं इनका भी नाम लिया गया। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ख्वाजा आसिफ इमरान खान की नफरत में इतना आगे निकल गए हैं। मैं आपको पहले भी कहता था ना कि ये बाइडन और इमरान खान की लड़ाई है और इमरान खान के जो मुखालफिन हैं वो बाइडन के दोस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के दोस्त हैं, तो इसलिए जो इमरान खान का दोस्त होगा वो पाकिस्तान की हुकूमत का भी दुश्मन जो है वो तस्वुर किया जाएगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बाइडन इंतज़ामिया के खिलाफ तो ऐसे बयान नहीं देते। उन्होंने कितने बयान जो हैं वो जो पाबंदी लगी उस हवाले से दिए, लेकिन इमरान खान की नफ़रत में आपको ये पाकिस्तान के यानी जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसे उन्होंने एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत, चूँकि एज अ डिफेंस मिनिस्टर आप ये तमाम स्टेटमेंट जो हैं वो जारी कर रहे हैं, तो अमेरिका इन्हें नोट कर रहा है। बाज़ लोग ये कहते हैं जी कि ये सोशल मीडिया है, इस पर कोई अगर ऐसी बातें हैं तो फिर आप जवाब ना दें और छोड़ दें, लेकिन अब आपको यूएसएड के ऊपर भी जवाब देना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान IMF के मामले पर भी उसके हाथ पांव जो हैं जी वो बंधे हुए हैं। हमारी सांसें तक गिरवी रख दी गई इन हुक्मरानों ने। और मैं कुछ दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री आपके सामने लेकर आ रहा हूँ IMF के हवाले से। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की किस हुकूमत ने कितना कर्जा लिया और मौजूदा हुकूमत ने जो कर्ज लिया वो कहाँ पर स्टैंड करता है और हमें किस तरह से पाकिस्तान की 3 नस्लों को जो भी पैदा नहीं हुई यानी आने वाली 3 नस्लें हमारी जो हैं उनके ऊपर भी इस वक्त कर्जा है। और आप अमेरिका को धमकियां लगा रहे हैं और अमेरिका क्या कह रहा है कि हम आपको अब इसका जवाब देंगे। तो IMF को टैग करके जब ट्वीट्स की जाती है ना, तो ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ से ये एक अलार्मिंग कंसर्न होना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो वेंटिलेटर की बात करते थे, जो ऑक्सीजन की बात करते थे, आज उसी अमेरिका को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।